आज का हमारा टॉपिक है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है। हाइगेंस ने क्या किया था, द्वितीय तरंगिकाओं के लिए 3 नियम दिए थे। पहला क्या कहा था, तरंगाग की डिफिनेशन ये दिया था, कहा कि अगर किसी तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो क्या होता है, माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। ठीक है, माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर सभी कण क्या होते हैं, समान कला में होते हैं और उससे जो पृष्ठ तैयार होता है उसको हम तरंगाग्र बोलते हैं, ये बताया। दूसरा क्या कहा कि जो है तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे क्या होती है, सभी दिशाओं में नई तरंगें निकलती हैं, जिन्हें हम द्वितीय तरंगें कहते हैं। और तीसरा नियम क्या कहा कि अगर उन तरंगों को उन तरंगों को स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचा जाए तो वो पृष्ठ क्या करता था, तरंग संचरण की स्थिति को प्रदर्शित करता था। ठीक है, ये 3 नियम दिए थे। अब उसी क्रम में क्या है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या करनी है हमको। तो परावर्तन की व्याख्या कैसे कर सकते हैं, हमने परावर्तन का नियम बताया था कि जब किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरण पड़ता है तो क्या होता है, परावर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है उसी माध्यम, जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में निकल जाता है। तो परावर्तन के 2 नियम थे। पहला क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में या बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या था, जो हमारा आपतन कोण था वो परावर्तन कोण के बराबर था। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे, अगर हम आपतन कोण को परावर्तन कोण के बराबर कर दें तो परावर्तन की व्याख्या हो जाएगी। तो इसके लिए पहले हम एक परावर्तक पृष्ठ लेते हैं, परावर्तक पृष्ठ जिसमें क्या हो, परावर्तन की क्रिया हो। परावर्तक पृष्ठ है, मान लेते हैं ये परावर्तक पृष्ठ Z डैश। अब इस पे क्या हो गया, एक समांतर किरण पुंज आप तिरछा आपतित होता है। समांतर किरण पुंज क्या होता है, तिरछा आपतित होता है। इस तरीके से समांतर किरण पुंज क्या हो रहा है, तिरछा आपतित हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, समांतर किरण पुंज तिरछा आपतित हो रहा है। अब इस तरंग संचरण के लंबवत ये मानते हैं बिंदु ए है, तरंग संचरण के लंबवत हम एक काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं। कौन सा, इसे हम बोलेंगे ए बी। क्या बोलेंगे, ए बी। एक काल्पनिक पृष्ठ हमने क्या किया, खींच दिया और इसको नाम दे दिया ए बी। अब यहाँ पर क्या होंगी, बहुत सी मतलब जो तरंगे आएंगी उनके जो कण होंगे क्या होंगे, इस पृष्ठ पर समान कला में होंगे। कहाँ होंगे, समान कला पे। किस पर, ये ए बी क्या है, तरंगाग्र है। कौन सा, आपतित तरंगाग्र। क्या है, ए बी क्या है हमारा, आपतित तरंगाग्र है। अब इस पर क्या होंगे, जो हमारे कण होंगे वो समान कला में होंगे। हमने बताया था कि तरंगाग्र पर क्या होंगे, सभी कण जो आते हैं वो समान कला में होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही यह इस बिंदु ए पर पड़ा, जो पहला किरण हुआ वो बिंदु ए पर पड़ा तो क्या हुआ, वो परावर्तित हो गया। परावर्तित कैसे होगा, यहाँ पर हम एक अभिलंब लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि परावर्तन के नियम में क्या था, अभिलंब था, वहां पर क्या था, अभिलंब था। तो ये क्या होगा, जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि क्या हो गया, इस तरीके से परावर्तित हो गया। अब ये क्या है, हमारा जो ये तरंगाग्र था, इस पर जो कण था उसने क्या किया, एक नई तरंग की उत्पत्ति कर दी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय तरंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्वितीय तरंग। अब ऐसे यहाँ भी करते हैं, तो यहाँ भी हम अभिलंब लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये तरंगाग्र है, ए भी क्या है, तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र। पड़ा, परावर्तक पृष्ठ पर क्या हुआ, पड़ा और परावर्तित हो गया। परावर्तित हुआ तो वहां से क्या हुआ, नई तरंग निकली, जिसे हम द्वितीय तरंग कहते हैं। तो यहाँ से भी क्या होगा, जिस तरीके से आए थे 2 समांतर किरण पुंज, उसी प्रकार से समांतर निकल जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, इसे हम बोलेंगे क्या, द्वितीय तरंगिकाएं, द्वितीय तरंग जो हमारा ये निकला है। ठीक है, अब ये देखो, ये अभिलंब है, ये इसका अभिलंब है। ठीक है, अब जितने समय में क्या हुआ, इसको नाम देते हैं ए डैश। ठीक है, इसको नाम दिया हमने ए डैश। अब क्या हुआ कि बी से चलने वाली तरंग, जो हमारा बी है, यहां से चलने वाली तरंग ए डैश पर आपतित होती है, ए डैश पर
आपतित होती है वो भी कितने समय में। मान लेते हैं कि जो है इसको दूरी तय करने में t समय लगता है, b से a तक दूरी तय करने में t समय लगता है, और मान लेते हैं चाल क्या है, v है। चाल क्या है, b है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ पर माध्यम एक ही है, माध्यम एक ही है, तो माध्यम चेंज नहीं किया जाएगा। जो हमारा आपतित तरंगाग्र होगा, जिस चाल से आएगा, आपतित तरंग जिस चाल से आएगा उसके आगे वाला तरंगाग्र उसी वेग से आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माध्यम क्या किया, नहीं चेंज किया जा रहा है, मतलब कि जिस चाल से आएगा उसी चाल से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने v लिया और दूरी क्या मान लेते हैं कि ये दूरी है b से a तक की दूरी, b से a तक की दूरी क्या है, b डैश हो जाएगा, और समय कितना लग रहा है, t लग रहा है। तो b से a तक की दूरी तय करने में कितना लग गया समय, b इंटू टी। कितना समय, कितनी दूरी हुई, यानी कि t सेकंड में कितनी दूरी तय किया, b इंटू टी दूरी तय किया। t सेकंड में b इंटू टी दूरी तय किया, कौन, b a डैश तक पहुंचने में, a डैश तक पहुंचने में। अब क्या करेंगे, अब मान लेते हैं कि a से निकलने वाला a तरंग कहां पर, b डैश पर मिल रहा है, b डैश पर पहुंच रहा है, b डैश पर पहुंच रहा है। तो इसको b डैश तक पहुंचने में, b डैश तक पहुंचने में उतना ही समय लगेगा, क्योंकि दोनों में चाल क्या है, सेम है, माध्यम एक ही है, तो उतना ही समय लगेगा b इंटू टी का ही, b इंटू टी का ही। अब क्या करते हैं, हम एक चाप लेते हैं, कहां से, a से b तक, इसमें कितना समय लगा, इसमें लगा b इंटू टी, कितना लगा, b से a डैश तक जाने में, b से a डैश तक का दूरी कितना हो गया, b इंटू टी हो गया। अब a से b डैश तक जाना हमको, तो ये दूरी भी क्या होगी, b डैश b इंटू टी ही होगी, b इंटू टी ही होगी, क्योंकि हमने बताया था अगर माध्यम नहीं चेंज हो रहा है तो जो तरंगाग्र है, तरंग के जो तरंग है जिस वेग से आए हैं उसी वेग से आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये जो हमने क्या किया कि a से bt त्रिज्या, ये क्या है, bt है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी bt है, bt त्रिज्या का एक उपकेंद्र माना, bt त्रिज्या का एक उपकेंद्र माना और एक चाप लगा दिया, एक चाप लगा दिया। चाप लगाया तो इसको क्या करेंगे हम, जो ये हमारा चाप है इसको मिलाएंगे कहां से, a डैश से। किससे मिलाएंगे, a डैश से, इस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से। ये पूरा क्या होगा, 90 एंगल बनेगा। क्या बनेगा, पूरा 90 एंगल बनेगा, ये भी 90 एंगल बनेगा, पूरा हमारा क्या बनेगा, 90 एंगल बनेगा। अब क्या है कि अगर क्या वेग इनका समान है, वेग तो समान ही होगा, तो a से b से a डैश तक जाने में, b से a डैश तक जाने में t सेकंड में तय की दूरी b इंटू टी होगा। ठीक है, और दूसरे की जो है, जो हमारा तरंग है, दूसरा द्वितीयक तरंग है, उसको a से b डैश तक जाने में उतना ही समय लगेगा। जब क्या है, वेग समान है तो दोनों में क्या होगा, समय मतलब दूरी उतना ही होगा, दोनों बराबर दूरियां तय करेंगी, तो इनको हम बोलेंगे द्वितीयक तरंग। ठीक है, इसे बोलेंगे हम आपतित तरंग, आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र। ठीक है, ये द्वितीयक तरंगे निकल रही हैं, तो इससे जो पृष्ठ तैयार होगा, हमारा पृष्ठ कौन सा तैयार हो रहा है, a डैश b डैश तैयार हो रहा है। पहले क्या था, a b था, अब पृष्ठ हमारा तैयार हो रहा है a डैश b डैश। अब a डैश b डैश को हम क्या बोलेंगे, नया तरंगाग्र, नया तरंगाग्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नया तरंगाग्र, जिस पर क्या होगा, सभी कण समान कला में होंगे। हम बोलेंगे ए बी को क्या बोलेंगे, आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, और ए डैश बी डैश को क्या कहेंगे, नया तरंगाग्र। ठीक है, नया तरंगाग्र। तरंगाग्र वही होता है जिस पर क्या होता है, सभी तरंग क्या हो, कण हो, समान कला में हो, समान कला में हो। तो अब यहाँ पर एंगल की बात करते हैं हम, तो एंगल ध्यान से देखना, ये अविलंब है, ये क्या है, आपतित किरण, आपतित तरंगाग्र है, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, हमारा आई बनेगा, आपतन कोण आई बनेगा। जब आई ये होगा तो आई ये भी होगा, जब आई ये है, आई ये तो आई ये भी होगा, ये वाला आई है तो आई ये भी होगा। लेकिन ये टोटल एंगल देखा जाए, टोटल एंगल देखा जाए, ये इतना एंगल हम निकालेंगे, कितना निकलेगा, ये वाला एंगल, टोटल एंगल 90 है और ये आई है,
तो क्या हो जाएगा 90 माइनस आई निकलेगा, 90 माइनस आई। अगर 90 माइनस आई है तो हम इसको क्या करें, अगर 90 में से घटाएं 90 माइनस आई, 90 माइनस आई तो क्या हो जाएगा, 90 से 90 कैंसिल होगा, आई ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल आई बचेगा। तो आई, इसका मतलब ये आई है, आई ये भी होगा, ठीक है। आई क्या है, आपतन कोण है, मतलब ये 90 माइनस आई होगा, 90 माइनस आई होगा, और टोटल कितना है 90, टोटल 90 है, तो 90 में से 90 माइनस आई माइनस करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, हमारा आई आ जाएगा। सेम कंडीशन इधर भी होगा भाई, ये होगा हमारा परावर्तन कोण आर, और ये होगा हमारा परावर्तन कोण आर। फिर से अगर ये एंगल निकाले क्या निकलेगा, आएगा 90 माइनस आर, 90 माइनस आर। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल क्या है, परावर्तन कोण है, ये भी परावर्तन कोण है, लेकिन ये वाला एंगल पूरा निकाले कि 90 होगा, ये वाला क्या होगा 90 होगा। अगर 90 में से हम क्या कर दें 90 माइनस आर माइनस कर दें, इस तरीके से 90 माइनस आर, तो 90 माइनस 90 प्लस आर, ये माइनस प्लस होगा, तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये एंगल आर ये भी होगा, ठीक है। ये हो गया, इतनी चीजें। अब इसमें भाषा में क्या लिखना हमको, भाषा में क्या लिखेंगे कि इस तरीके से लिखेंगे, माना कोई परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश है, इसको बोलेंगे हम परावर्तक पृष्ठ। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो है हर साल लगभग में पूछा जाता है, परावर्तन और अपवर्तन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। तो ये परावर्तक पृष्ठ है, तो कहेंगे कि माना कोई समांतर किरण पुंज परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर आपतित होता है, जेड जेड डैश पर आपतित होता है, जिसके जो हमारा तरंग है, जिस पर तरंग संचरण के लंबवत कोई पृष्ठ AB है, जिस पर क्या है सभी कण, जो हमारे तरंग के कण है समान कला में है, किसमें है, समान कला में है, तो हम इस पृष्ठ को क्या बोल देंगे, तरंगाग्र बोल देंगे। क्या बोल देंगे, तरंगाग्र बोल देंगे। प्रारंभ में जो प्रकाश की किरण है वो बिंदु A पर आपतित होती है, प्रारंभ में सबसे पहले बिंदु A पर पड़ती है, ठीक है, जो परावर्तित होकर उसी माध्यम में दूसरी तरंग का निर्माण करती है, जिसे हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। इतना क्लियर। अब क्या है कि जो हमारा बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये A है। अब बिंदु B से A डैश तक पहुंचने में कितना B इंटू टी का समय दूरी तय करती हैं। कैसे तय करती हैं, क्योंकि हमने बताया कि जिस वेग से तरंगे आएंगी उसी वेग से तरंगे आगे बढ़ेंगी, नई तरंगे जिस वेग से पहली वाली तरंगे आएंगी उसी वेग से आगे वाली तरंगे बढ़ेंगी। अब इसमें माध्यम एक ही है, माध्यम तो चेंज नहीं होगा, तो B से निकलने वाली तरंग A डैश तक पहुंचने में B इंटू टी दूरी तय करती है। कहां से, B से A डैश तक, और ठीक उतने ही समय में, मतलब कि टी समय में इतनी दूर तय किया ना, ठीक उतने ही समय में जो हमारा A होगा A पर B डैश पर पहुंचेगा, कितनी दूर तय करेगा, B इंटू टी दूरी तय करेगा, क्योंकि दोनों में चाल क्या है, सेम है, तो उतनी ही दूरी तय करेगा। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो BT है, BT त्रिज्या का उपकेंद्र मानकर हमने क्या किया, B डैश पर एक चाप लगाया, और B डैश को क्या किया, A डैश से मिला दिया। अब ये जो हमारा A डैश B डैश है, क्या है, नया तरंगाग्र का काम करेगा। इतनी चीजें इसमें हमको लिखना है, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं इसी में। और बाकी कोण के बारे में समझ आ गया, ठीक है, कोण कैसे निकाला गया है अभी दोबारा हम फिर से बता देंगे। लिखेंगे माना कोई परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश है, ठीक है, जेड डैश है, जिस पर कोई समांतर किरण पुंज तिरछा
आपतित होता है। ठीक है, तिरछा आपतित हो रहा है। क्या तरंग संचरण, तरंग या किरण पुंज के तरंग संचरण के लंबवत, तरंग संचरण के लंबवत एक काल्पनिक पृष्ठ, एक काल्पनिक पृष्ठ AB है। क्या है? काल्पनिक पृष्ठ AB है। लंबवत, तरंग संचरण के लंबवत एक काल्पनिक पृष्ठ AB है। ठीक है, जिस पर क्या है? सभी कण, जिस पर सभी कण समान कला में है, समान कला में है, जिसे क्या बोलेंगे? आपतित तरंगाग्र कहते हैं, जिसे आपतित तरंगाग्र कहेंगे। ठीक है, जिसे आपतित तरंगाग्र कहेंगे। अब क्या होगा? जो है प्रारंभ में क्या होगा? जो हमारा कण होगा बिंदु ए पर आपतित होगा। देखो ये इसमें क्या, जो कण है ऐसे आएंगे, जैसे यहाँ पर हमने दो किरण निकाला है ना, दो तरंग निकाला है, तो ये क्या ऐसे पड़ेंगी और ऐसे परावर्तित होंगी। यहाँ तो हमने केवल दो समांतर लिया है, लेकिन हर पॉइंट पर क्या होगा? तरंगे निकलेंगी, पड़ेंगी और परावर्तित हो जाएंगी। यानी कि यहाँ से तो सबसे पहले कौन सी तरंग आई होगी? नीचे वाली बिंदु ए पर, सबसे पहले बिंदु ए पर आई होगी। ठीक है, तो प्रारंभ में पृष्ठ के बिंदु ए पर आपतित तरंग प्रारंभ में पृष्ठ के बिंदु ए पर तरंग आपतित होती है, जो परावर्तित होकर या परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में एक नए तरंग का निर्माण करती हैं, जिसे हम बोलते हैं, द्वितीयक तरंग कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक तरंग कहते हैं। और माना कि माध्यम में तरंगाग्र AB से आने वाली माना कि तरंग की चाल V है। ठीक है, V है, तो उसी माध्यम में नए तरंग की चाल B ही होगी। ठीक है, B होगी। हमने क्या कहा? जिस वेग से तरंगे आती हैं और जो द्वितीय तरंगे, नई तरंगे होती है, उसी वेग से जाती है, जब माध्यम नहीं चेंज हो तो। ठीक है, तो क्या हुआ
कि जो हमारा बिंदु बी है, बिंदु बी से तरंगे जो निकली, तरंगे क्या हुई निकली, तो मान लेते हैं टी समय में कुछ दूरी तय की, टी समय में कहाँ तक पहुंचने में, ए डैश तक पहुंचने में, ठीक है। तो बिंदु बी से आने वाली तरंगे टी समय में कितना, बिंदु बी से आने वाली तरंगे टी समय में बिंदु बी तक पहुंचने में, बिंदु ए डैश पर, बिंदु बी से तरंगे टी समय बिंदु ए डैश पर पहुंचने में द्वारा पहुंचने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी b इंटू टी होगी, ठीक है। क्योंकि हमने बताया कि चाल बराबर तरंगे बिंदु बी से आने वाली तरंगे टी समय में बिंदु ए डैश पर पहुंचने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी b इंटू टी होगी। अब ठीक इतने ही समय में क्या होगा, जो हमारा बिंदु ए है, बिंदु ए से आप जो तरंगे निकलेंगी वो बी डैश तक पहुंचने में उतनी ही दूरी तय करेंगी, क्योंकि उतने ही समय की बात हो रही है और उतना ही वेग है, तो दूरी भी क्या होगा, दोनों का सेम ही होगा। तो ठीक इतने ही समय में ए से निकलने वाली तरंग बी डैश तक पहुंचने में इतनी ही दूरी तय करेंगे, कितनी, b इंटू टी, b इंटू तय करेगी, ठीक है, इतनी ही दूरी तय करेगी। अब ये क्या हुआ कि जो है इतनी दूरी तय की, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक काल्पनिक पृष्ठ ए डैश बी डैश तैयार हो जाता है, एक काल्पनिक पृष्ठ ए डैश बी डैश तैयार हो जाता है। तो इसके द्वारा तैयार नया काल्पनिक पृष्ठ ए डैश बी डैश, नया काल्पनिक पृष्ठ ए डैश बी डैश एक नया तरंगाग्र का काम करता है, एक नए तरंगाग्र का कार्य करता है, ठीक है। एक बार हम फिर से पढ़ के बता दे रहे हैं कि जब माना कोई परावर्तक पृष्ठ z डैश है जिस पर कोई समांतर किरणपुंज तिरछा आपतित होता है, तिरछा आपतित हो रहा है, किरणपुंज तरंग संचरण के लंबवत, किरणपुंज के तरंग संचरण के लंबवत एक काल्पनिक पृष्ठ ए बी है जिस पर सभी कण क्या है, ए बी है जिस पर सभी कण समान कला में है, जिसे आपतित तरंगाग्र कहेंगे। क्या कहेंगे, जिसे आपतित तरंगाग्र कहेंगे। प्रारंभ में पृष्ठ के बिंदु ए पर तरंग आपतित होती है, तरंग सबसे पहले प्रारंभ में। अब जो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में एक नए तरंग का निर्माण करती है, जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंग कहते हैं, ठीक है। माना कि तरंग की चाल क्या है, बी है, तो उसी माध्यम में नए तरंग की चाल क्या होगी, बी ही होगी, यानी जिस वेग से आएगी उसी वेग से जाएगी, मतलब आगे बढ़ेगी।
तो कहने मतलब जब माध्यम नहीं चेंज किया जा रहा है, जब माध्यम नहीं चेंज किया जा रहा है तब चाल में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो बिंदु बी से आने वाली तरंगें t समय में बिंदु a' पर पहुंचने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी b × t होगी। किसके द्वारा? a से b' तक पहुंचने में। ये क्या है ना, a से कहाँ है, हाँ b से a' तक पहुंचने में कितना समय दूरी तय करेगी? b × t, क्योंकि हमने समय क्या लिया? t लिया है, समय t लिया है और वेग समान है। वेग क्या है? समान है। तो क्या निकलेगा? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी दूरी निकालेंगे तो वेग गुणे समय, वेग गुणे समय। ठीक इतने ही समय में a से निकलने वाली तरंग b' तक पहुंचने में कितनी की दूरी तय करेगी? कितनी की दूरी तय करेगी? b × t। इसके द्वारा तैयार नया काल्पनिक पृष्ठ a' b' एक नए तरंगाग्र का कार्य करता है। ठीक है, एक नए तरंगाग्र का कार्य करता है। ठीक है, नए तरंगाग्र कैसे कि यहाँ पर भी क्या होंगी? a' b' पर जो हमारे कण होंगे वो समान कला में ही होंगे, तभी हम इसको तरंगाग्र बोलेंगे। तो इसके बारे में देखो, परावर्तन की व्याख्या करने के लिए हमने दो चीज जाना, पहला आपतित तरंगाग्र, दूसरा नया तरंगाग्र, और तीसरी बात नई द्वितीयक तरंग, नई तरंगे जिसे हम द्वितीय तरंगे बोलेंगे। तीन चीजों के बारे में हमने जाना, क्या? आपतित तरंगाग्र, नया तरंगाग्र और द्वितीय तरंगिकाएं। ठीक है, इतना लिखा है कि हमारा दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज कौन सा है? ए बी ए डैश है। दूसरा त्रिभुज क्या है? ए बी डैश ए डैश। दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज हैं। दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज हैं। और जो हमारा लंब है इसमें बीटी है, इसमें भी लंब हमारा बीटी है। क्या है? ये वाला लंब बीटी है और ये वाला लंब बीटी है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है? ए बी ए डैश, ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश में। ये त्रिभुज किस तरीके से बना है ये ध्यान से देखना। ए बी ए डैश इस तरीके से है, ऐसे, और क्या कहा? ये 90 एंगल है। कितना है? 90 एंगल है। तो ये 90 एंगल है, तो ये हमारा कण होगा। ये क्या होगा? हमारा कण होगा। और बी ए डैश जो होगा हमारा, बी ए डैश ये वाला जो हमारा ये b × t होगा, ये हमारा क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। अगर इसको ऐसे पलट दो, इस त्रिभुज को इस तरीके से पलटो तो कुछ इस टाइप में बनेगा। ये कुछ इस टाइप में बनेगा। ये हो जाएगा हमारा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। इस तरीके से b है यहाँ, ये हो जाएगा। और b इसमें क्या? समकोण है। और ये हो जाएगा हमारा a डैश a हो जाएगा, a डैश a हो जाएगा। लंब हमारा b × t है और ये a b, ये हमारा a डैश है। b यहाँ क्या होगा? a डैश है। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा? अगर हम निकालें ये वाली त्रिभुज, देखो कौन सी त्रिभुज? a b a डैश, त्रिभुज a b a डैश है, इस टाइप में बना है। तो a b a डैश, a b a डैश ये समकोण है। ये वाला हमारा लंब हो जाएगा। और कण कौन सा होगा? a डैश a डैश होगा। a डैश क्या होगा? हमारा कण होगा। तो साइन i हमारा एंगल कितना बन रहा है? i बन रहा है। एंगल कितना है? i है, एंगल i है। तो साइन i इक्वल टू क्या निकल के आएगा? साइन i इक्वल टू लंब बटे कण। हमारा कण क्या है? a डैश है। क्या है? a डैश। तो लंब कितना है हमारा? b a डैश है। b a डैश ये लंब है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है। लंब है b a डैश अपान ये कण हमारा ये हो जाएगा a डैश हो जाएगा। ठीक, समीकरण 1। समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज देखो कौन सा बन रहा है। दूसरा त्रिभुज हमारा समकोण जो बन रहा है a b डैश a डैश, a b डैश a डैश। ठीक है, ये दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज a b डैश a डैश, a b डैश a डैश। अब इसमें एंगल कितना है? r है। अब इस त्रिभुज की बात हो रही है, किसकी? इस वाले त्रिभुज की। इस तरीके से है, ऐसे। ठीक है, a डैश, a डैश और क्या है? b डैश है। और ये वाला एंगल जो हमारा है कितना है? 90 डिग्री है। ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो ये 90 क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। मतलब कि ये वाला
ये वाला, ये देखो एंगल, यहाँ ए बी डैश है, ए बी डैश क्या होगा हमारा, ये वाला लंब होगा, ए बी डैश क्या होगा, लंब होगा, क्योंकि हमने बताया था कि ए से बी डैश तक दूरी कितनी तय की गई है, बी इंटू टी, बी इंटू टी, क्योंकि बी क्या चाल है और टी क्या समय है, यानी कि टी समय में ए से बी डैश तक दूरी तय की गई कितनी है, बी इंटू टी है, और उतना ही समय उतनी ही दूरी लगी थी किसमें, बी से ए डैश तक की दूरी तय करने में। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये वाला लंब है और ये वाला कण है। इसमें यही ध्यान देखना है कि कौन सा लंब होगा कौन सा कण होगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो होगा ए बी डैश, ए बी डैश क्या होगा, लंब हो जाएगा, और ए डैश दोनों में वही कण उभयनिष्ठ रहेगा, दोनों में कण वही रहेगा, लेकिन हमारा इसमें लंब क्या हो जाएगा, ए बी डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी डैश। तो कोण कौन सा बन रहा है, आर बन रहा है। इस वाले त्रिभुज की बात करें तो कोण कौन सा बन रहा है, यहाँ से ये पूरा इस तरीके से ले जाओ, इस तरीके से यहां तक ले जाएंगे तो ये हमारा कितना बन रहा है, यहाँ एंगल आर बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, आर बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू, साइन आर इक्वल टू लंब बटे कण होता है, लंब बटे कण। तो हमारा लंब कितना है, ए बी डैश है, ए बी डैश है, और कण कितना है, ए डैश है, ए डैश है। समीकरण 2, अब क्या करो, समीकरण 1 को 2 से भाग दे दो, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, तो भाग देंगे क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू बी ए डैश अपान ए डैश, और बटे में क्या होगा, साइन आर का वैल्यू ए बी डैश अपान ए डैश हो जाएगा। ठीक है, ए डैश। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए डैश अपान ए डैश, बी ए डैश अपान ए डैश। ये बटे के बटे में तो ए डैश ऊपर हो जाएगा, ए डैश क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, ए बी डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बी डैश आ जाएगा। तो ए डैश से ए डैश कैंसिल हो गया, तो क्या आया, साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर, और बी ए डैश का मान कितना निकला है, बी ए डैश, बी डैश ए डैश, मतलब बी डैश ए कितना है दूरी, बी इंटू टी है बी डैश से ए तक, मतलब कि ए से बी डैश तक की दूरी कितनी है, बी इंटू टी है। हमने क्या बताया था अभी, उसमें भाषा में लिखा था कि बी से ए से निकलने वाली तरंगें बी डैश तक पहुंचने में कितनी दूरी तय कर रही हैं, बी इंटू टी, मतलब टी सेकंड में। और चाल क्या है, चाल बराबर दूरी बड़ा समय होता है, तो अगर हम दूरी निकालें तो क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। और चाल गुणे समय कितना निकला हमारा, ए बी डैश, ए बी डैश, ए बी डैश का वैल्यू क्या है, यानी कि बी ए डैश है, यहाँ पर पहले बी ए डैश वाला रहेगा, तो ये दूरी कितनी है, बी से ए डैश तक की दूरी कितनी है, बी इंटू टी ही है, बी इंटू टी है, तो यहाँ पर रखेंगे बी इंटू टी रख देंगे, और बी डैश से ए से बी डैश तक की दूरी क्या है, वो भी बी इंटू टी ही है। ठीक है, दोनों सेम है, क्योंकि दोनों में वेग क्या है, समान है, माध्यम चेंज नहीं हुआ, तो वेग समान है, और उसी समय की, एक ही समय की बात कर रहे हैं, मतलब समय उतना ही लग रहा है, तो दूरी भी क्या होगा, सेम होगा। जब चाल और समय बराबर तो दूरी भी क्या होगा, दोनों में दूरी बराबर, तो ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो साइन आर उधर जाएगा, तो साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर, 1 से मल्टीप्लाई होगा, साइन आर आ जाएगा। अब साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया क्या, आई बराबर आर, और ये क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम है। ये क्या है, या परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, यहां से हमारा क्या हुआ, परावर्तन की व्याख्या होगी किसके, हाइगेंस के द्वितीय सिद्धांत के आधार पर। ये तो दूसरा नियम है, लेकिन पहला नियम तो उसमें क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, वो भी है इस फिगर में है। कहाँ है ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर स्थित है। ठीक है, अगर इसको इस तरीके से ना लगाना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ये हमारा जो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ध्यान से देखना, त्रिभुज हमारा
त्रिभुज ए बी ए डैश तथा दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। पहला क्या ए बी ए डैश है, दूसरा ए बी डैश ए डैश है। तो ए त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, अगर हम कोण बराबर करते हैं, भुजा बराबर करते हैं, तो दो कोण बराबर भुजा बराबर, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा, सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो वहां भी क्या सर्वांगसम हुआ तो कोण भी बराबर, क्योंकि त्रिभुज बराबर हो जाएगा तो कोण बराबर हो ही जाएगा अपने आप। तो यहाँ से अगर हम देखें, कौन सी देखें कि अगर कोण देखें, एंगल, तो एंगल देखते हैं तो हमारा जो एंगल ए बी ए डैश है, ए बी ए डैश क्या है, ए बी ए डैश है, बराबर होगा किसके, कौन से, एंगल ए बी डैश ए डैश है। क्यों, क्योंकि ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, दोनों क्या है 90 अंश है, तो बराबर होगा त्रिभुज कोण ए बी डैश ए डैश बराबर कितना 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है। और ये चीज, ये जो हमारा ए डैश है, ए डैश है, ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, क्योंकि ए डैश क्या दोनों त्रिभुजों के लिए आधा मतलब कण का काम कर रहा है। तो ए डैश क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ए डैश उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कामन, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कामन, दोनों में कामन। तो ये एक यहाँ पर भुजा बराबर और कोण बराबर, भुजा बराबर और कोण बराबर, तो भुजा बराबर हो गया और कोण बराबर हो गया। एक चीज और, जो हमारा डिस्टेंस ए से बी तक की है, ए से बी तक का डिस्टेंस, ए से बी डैश तक का डिस्टेंस कितना है, बी इंटू टी है। ए से बी डैश तक का डिस्टेंस कितना है, बी इंटू टी है, यानी कि ए से बी डैश तक का डिस्टेंस क्या बी इंटू टी है। और ए डैश से बी तक की दूरी कितनी है, बी इंटू टी है, यानी कि ए डैश बी क्या हो जाएगा, बी इंटू टी, यानी कि क्या हो गया, अब यहाँ पर दो भुजाएं बराबर, ये भुजा बराबर, यानी ए डैश क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये बराबर, और यहाँ पर त्रिभुज की भुजा दो भुजाएं आपस में बराबर, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ये भुजा बराबर हो गई, ये भी भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई, और कोण बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम इस तरीके से लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश के, ए बी ए डैश बी डैश ए डैश के। तो जब त्रिभुज बराबर, त्रिभुज सर्वांगसम और दो भुजाएं बराबर, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, और ए क्या उभयनिष्ठ है, ये भी एक भुजा हुआ इसका त्रिभुज का, दोनों त्रिभुजों में क्या है, ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। और ए से बी डैश तक की दूरी कितनी, बी इंटू टी है, और बी से ए डैश तक की दूरी कितनी है, बी इंटू टी है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर हो गया। भुजा मतलब ए बी डैश भुजा जो है वो बी ए डैश भुजा के बराबर हो गया, और ए डैश उभयनिष्ठ है। और कोण हमारा कौन सा, कोण ए बी ए डैश, ए बी ए डैश क्या हो गया, ये 90 डिग्री है, देखो यहाँ पर 90 है, ए बी ए डैश, और त्रिभुज ए बी डैश ए डैश ये भी क्या है 90 है। तो कोण बराबर, दो भुजाएं बराबर, तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो हमारा जो कोण होगा ये वाला कौन सा कोण होगा, इसको हम लिख सकते हैं कोण बी ए डैश, बी ए डैश। इस एंगल की बात हो रही है, आई है बी ए डैश, जो एंगल जिस एंगल की बात हो रही है उसको बीच में लिख देंगे, ठीक है। बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा एंगल ए बी ए डैश के, ए डैश बी के, किसके, एंगल ए डैश, मतलब किस एंगल की बात हो रही है, ए डैश बी के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, आपतन कोण है या ये परावर्तन कोण है, तो क्या हो जाएगा I = R। इस तरीके से भी हम परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है, त्रिभुज के हिसाब से। और इस तरीके से दोनों विधियां आसान है, जिससे करना हो उससे कर लेना, ठीक है। ये हो गया हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ये हमारा डेरिवेशन हो चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, इसको अच्छी तरीके से तैयार करना। और कल वाले वीडियो में क्या बताएंगे कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं सिद्धांत के आधार पर हम अपवर्तन की व्याख्या कैसे करेंगे।